हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि डीएनए और आरएनए पूरे बायोस्फीयर में पाया जाने वाला ओनली 2 न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है। ठीक है, तीसरा अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो यहाँ हम इस पूरे टॉपिक में हम डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीएनए क्यों हम जानते हैं कि सबसे इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मीन्स इट शुड बी स्टेबल इन नेचर, इट शुड प्रोड्यूस इट्स रेप्लिका, द म्यूटेशन प्रोसेस इज़ वेरी मच लीस्ट इन केस ऑफ डीएनए। तो ये जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं डीएनए के, वो अगर हम ये कहा जाए कि वो स्टेबल क्यों है, अगर वो स्टेबल है, सब कुछ लिंक है, अगर वो स्टेबल है तो वो जो होगा इवोल्यूशन में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत धीरे धीरे इवॉल्व होगा। ठीक है, तो एक स्पीसीज़ को लंबे टाइम तक सस्टेन करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डीएनए का जो कन्फिग्रेशन है, स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन है, वो कैसे है, उसमें किस तरीके से चीज़ें फॉर्म होती हैं, जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, उसमें जो आपके कॉइलिंग होती है वो कॉइलिंग का क्या डायमेंशन है, कितने डायमीटर पे ये रोटेट करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ हम इस टॉपिक में डिस्कवर करेंगे। तो चलिए, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि डीएनए के 2 हेलिक्स हैं। अब वो 2 हेलिक्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका इस तरीके से कॉइलिंग कर रहा है। ठीक है, अब कॉइलिंग के आधार पे अगर देखा जाए तो नेचर में डीएनए आपके कई तरीके, वैसे तो 2 तरीके के ही होंगे, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द कॉइलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द फैशन, जो आपका राइट हैंडेड फैशन होता है और लेफ्ट हैंडेड फैशन होता है। लेकिन वैसे डीएनए नेचर में काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स के। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी स्पीसीज़ में डीएनए एक अलग तरीके का होगा, दूसरा अलग तरीके का, ऐसा कुछ नहीं होता है। डीएनए का, जैसे मैं आपको अगर यहाँ बताऊँ कि नेचर में जो डीएनए होते हैं वो A, B, C, D, E एंड Z होते हैं, Z डीएनए। ठीक, अब इस पर क्या समझ में आ रहा है? ये 6 तरीके के डीएनए का मतलब क्या है? या 6 स्पीसीज़ में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसमें आउट ऑफ विच, इन सारे में से जो ABCDE है, ये आपका क्या है, राइट हैंडेड फैशन में है। ठीक है, यानी इसकी जो कॉइलिंग होगी वो राइट हैंडेड होगी, लेकिन जो Z डीएनए है ये आपका लेफ़्ट हैंडेड होता है। और ऐसा क्या मतलब है? राइट हैंडेड लेफ़्ट हैंडेड का मतलब क्या? ये राइट हैंडेड हो गया, ये लेफ़्ट हैंडेड हो गया। इस बात से मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इस बात का बेसिकली मतलब ये होता है कि डीएनए जो होता है उसका फंक्शन क्या है, सब कुछ उसके फंक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका जो फॉर्म है उसके फंक्शन से जुड़ा हुआ है। मीन्स डीएनए का फंक्शन है पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म पे कंट्रोल करना, पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, उसके साथ साथ ग्रोथ और रिपेयर कराना और जनरेशन को आगे इंफॉर्मेशन एज इट इज़ पास ऑन करना। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए ने एक पूरे सेल का, जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं, आप यहाँ कुछ इस तरीके से आइडिया लगाइए कि एक सेल है, एक सेल अगर प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल है तो उस एक सेल के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है, वो सारी प्रोसेस डीएनए अकेला करा रहा है, इन्फॉर्मेशन उसके पास सब मौजूद है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोटिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वही सारी प्रोसेस को कराने के लिए नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, बट डीएनए वुड बी सेम। अगर हमारा डीएनए अगर हमारे फिंगर्स के एपिडर्मिस के सेल में भी अगर जितना होगा उतना ही हमारा स्कैल्प के सेल में भी, लाइफ सेल में भी होगा, वही हमारा इंटेस्टाइन के लाइफ सेल में भी होगा। लेकिन फंक्शंस की बात अगर की जाए तो मेटाबॉलिज्म के केस में डीएनए की कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन लाइक सपोज मान लीजिए कि डीएनए, अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी है, वाटर की कमी के समय डीएनए बेसिकली क्या होता है, अपना फैशन चेंज करता है। फैशन चेंज मतलब यूजुअली राइट हैंडेड होता है, लेकिन जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है तो डीएनए जो होता है वो अपना शेप लेफ्ट हैंडेड कर लेता है फॉर अ टाइम पीरियड, just to protect the genetic material from the dehydration। और सेल को, ये क्या है, ये हमारे सेल की, हमारे नेचर की अपनी खुद की एक रेगुलेशन प्रोसेस है। हमें मतलब जो नेचुरल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमें ठंड लगती है तो हमारी नेचुरल मैकेनिज़्म क्या है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, शिवरिंग, कांपने लगना, वो हमारा नेचुरल मैकेनिज़्म है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम डेड कर जाएंगे। और आर्टिफिशियल क्या है, बाहर से हम रज़ाई ले लेते हैं, कंबल ले लेते हैं और हीटर वगैरह का यूज़ करते हैं। दीज आर द आर्टिफिशियल मैकेनिज़्म। बट हमारी जो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज़्म वो क्या है,
है कि हम शिवर करने लगते हैं। तो शिवरिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस टू मेंटेन टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ठीक इसी तरीके से डीएनए ऐसा नहीं कि बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो गई या बाहर का जो भी हार्श कंडीशन हो गई डीएनए टोटली डेड हो जाएगा, नहीं। पहले ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तरह तरह की कंडीशंस बनाएगा। तो उस एक कंडीशंस में होता है अपना शेप चेंज करना। तो डीएनए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने शेप को फॉर द टाइम पीरियड चेंज कर लेता है, तो वो हमारा जेड डीएनए का फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से ABCDE यूजुअली इसका जो 90% या मोर देन 90% इसकी जो अकरेंस है वो BDNA के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? BDNA के। बाकी ACDE ये सारे टाइम पीरियड के लिए फॉर्म होती हैं, फिर वो वापस अपने नेक्स्ट फैशन में आ जाती हैं, अपने नेक्स्ट मैनर में आ जाती हैं। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो है, ये क्या आप देख रहे हैं, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन आपकी 2 हेलिक्स बना रही है, 2 स्ट्रैंड बना रही है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब डीएनए घूमता है तो टर्न लेता है। टर्न, अगर मान लीजिए हमने देखा कि डीएनए यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से ये टर्न ले रहा है, यहाँ से टर्न ले रहा है, घूम रहा है, घूमते घूमते वापस जब ये घूम के अपनी पोजीशन एक्वायर करेगा तो जो डिस्टेंस क्रिएट होगा, जो एक टर्न यहाँ से शुरू किया और जहाँ पे जाके इसने दूसरे टर्न लेने के लिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, वो आपका एक कंप्लीट टर्न कहा जाएगा। ठीक, तो ये टर्न आपका क्या बनाता है? एक हेलिक्स बनाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। 1 हेलिक्स मीन्स 1 टर्न, और इसको हम पिच भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है डीएनए की, ये कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, कितनी हुई? 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और एक हेलिक्स में, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं इन केस ऑफ BDNA, जो कि मेजॉरिटी में इसकी अकरेंस होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच 10 होते हैं, तो क्या हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? वेरी ऑब्वियस है, डिवाइड करना है तो हम 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? मैंने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 0.34 नैनोमीटर आपके 2 बेस पेयर्स के बीच का डीएनए हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद डीएनए जो हेलिक्स के चारों तरफ रोटेट करता है, तो रोटेट करता है तो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो रोटेशन का वो जो एरिया है वो यहाँ से, एक ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एरिया हमारा कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएनए। क्या क्या चीज़ें हो गई? एक हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी हो गई, हेलिक्स के 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी हो गई, और कितने डायमेंशन से ये रोटेट करता है, ये क्या होगी। ठीक है, इतना आपका पूरा का डीएनए का डायमेंशन है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो आपके डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर किस 2 टाइप्स का फॉर्म होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। पहला लीनियर डीएनए। लीनियर, ये कहाँ आपको मिलेगा? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में। वाइल इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स आपका सर्कुलर डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए आपको मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। ठीक, और ह्यूमन मेमेलियन सेल का जो डीएनए होता है, अगर डिप्लॉयड कहिए या हेप्लॉयड कहिए, अगर हम हेप्लॉयड की बात लेके चलते हैं तो इट इज़ 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होता है। ठीक है, कितना होता है? 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। अच्छा, हमको ये पता है कि मेमेलियन सेल में डीएनए जो होता है वो आपका 3.3, हेप्लॉयड की बात करें तो 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होता है, और 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है। तो क्या हम पूरे डीएनए की लेंथ का पता नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल क्लियर है, मल्टीप्लाई कर देना है आपको कितने को, नंबर ऑफ बेस पेयर्स से डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, तो आपका निकल के आ जाएगा 2.2 मीटर डीएनए हमारा होता है। तो सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि जो इतना इनविजिबल सेल जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, और डीएनए न्यूक्लियस को उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखेगा, इतना छोटा डीएनए, सॉरी इतना छोटा न्यूक्लियस, उसके अंदर 2.2 का तो अंदाज़ा आपको होगा ही कितना होता है 2.2 मीटर। छोटे से
इनविजिबल सेल के अंदर कैसे कंडेंस्ड होकर रहता है, कि क्या मतलब नेचर की जो आपका अमेजिंग क्रिएशन है वो देखिए, क्या गजब का नेचर है। तो ये था आपका इसके डायमेंशन के बारे में। अब हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन में इंट्रोड्यूस करूँगी। मतलब ये फॉस्फेट शुगर बैकबोन जो बनता है, वो हम जो कहते हैं ना कि इसकी स्टेबिलिटी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना, वो कैसे होता है। तो अगर हम इसके बेस पेयर्स की बात करें तो एडेनिन की बॉन्डिंग हमेशा थाइमिन से होगी विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा वो बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से ग्वानिन का आपका 3 है, तो वो कैसे बनेगा। तो लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन है दोनों तरफ, बीच में आपका एडेनिन का थाइमिन से, साइटोसिन का ग्वानिन से बन रहा है। तो देखिए स्टेबिलिटी की बात अगर आती है तो एक कंसेप्ट अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए कि एक प्यूरिन है, एक पिरिमिडिन है। प्यूरिन आपका क्या है, 9 मेंबर्ड रिंग है, पिरिमिडिन आपका 6 मेंबर्ड रिंग है। एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ जब अटैच होगा तो अल्टीमेटली हमको 15 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड मिलेगा। पूरा कितना, 15 मेंबर्ड का मिलेगा, 9 + 6 15। ठीक है, तो जारगार के रूल के हिसाब से 9 + 6 यानी कि एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ ही जुड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका जो बीच में बॉन्डिंग कंपाउंड बनेगा जो बॉन्ड के साथ, वो तो आपका 15 मेंबर्ड ही बनेगा। तो वो भी तो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डीएनए के स्ट्रक्चर में, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं थाइमिन है। थाइमिन आपका क्या है, हमारा 6 मेंबर्ड रिंग है, और यहाँ आपका एडेनिन है जो 9 मेंबर्ड रिंग है। ये जब इनके साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो देखिए आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये रहे। ठीक, तो हो गया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद फर्दर देयर इज़ नो गुंजाइश नहीं बची है, तो उसके बाद वहीं पे स्टेबलाइज हो गए। जबकि हम यहाँ देखें तो यहाँ आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे। कितने दिख रहे हैं, 3। तो 3 के साथ होते ही यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगते ही आपका क्या होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये भी एक डीएनए को बहुत ही स्टर्डीनेस प्रोवाइड करता है, इसके स्ट्रक्चरल कन्फिग्रेशन को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में। अब जब देखिए, जब आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन जब अटैच होता है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एक टर्म बोलते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी 5' to 3' होती है। क्यों नहीं हम 3' to 5' बोलते हैं, वाई नॉट। द रीज़न बिहाइंड, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो नया नया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, नया नया डीएनए जो बनाता है, उसकी स्पेसिफिसिटी क्या है कि वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स को 3' डायरेक्शन में ऐड करेगा, नॉट इन द 5' डायरेक्शन। कितने में, 3' डायरेक्शन में। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक नेचर है एंजाइम का। तो ये 3' डायरेक्शन में ऐड करते जाएगा तो पोलैरिटी आपकी 5' से 3' ही तो रन करेगी। तो देख सकते हैं 5' से 3'। तो हमेशा हमारा जो एरो हेड किधर जाता है, 5' से 3'। ठीक इसी तरीके से लाइक दिस। क्लियर है। तो जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं, कीप इट इन योर माइंड। ढंग से इस पूरी वीडियो को समझिए, देखिए कि मैंने इसमें हर एक उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है जहाँ पे बच्चों के डाउट होते हैं, जो बच्चे रट के निकल जाते हैं। समझने की ज़रूरत है, समझिए तो कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। और इसमें सारा का सारा कुछ मैंने इतना पार्ट कवर कर दिया है जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स एज वेल एज नीट के लिए भी जितने क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे वो सब मैंने कवर किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा लगी होगी। अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ को जानने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ का। तो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू राइट इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।